परम आदरणीय भिक्षुगण के चरणों में नमन करते हुए मंच पर विराजमान अध्यक्ष जी, सुरेश जी, उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए बहुत ही सम्माननीय मेरे भाइयों और बहनों, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों के बीच में आने का जो मुझे सौभाग्य मिला और 2-3 घंटों से आप लोगों के दुख तकलीफ को सुनकर आप लोगों के मन के जो पीड़ा है वो सचमुच झलक रहे थे, जिसको मैं बीते 2 दिनों से जिन मुद्दों को, जिन बिंदुओं को आप मुख्य तौर पर उठा रहे थे, वो स्वयं मैं अपने आंखों से भी देखकर महसूस करके आई। और आप लोगों के एक एक पॉइंट को मैंने नोट किया है और आप लोगों ने लिखित में भी दिए हैं। यही आश्वासन दिलाना चाहूंगी कि जितने भी पॉइंट्स हैं सारे जेन्युइन और बिल्कुल हो जाना चाहिए। मुख्य तौर पर संकिसा स्तूप के हालत जो है, कल मैं स्वयं सुबह सबसे पहले हम वहाँ जाके दर्शन करके आए और मैंने पहले भी सुना भी नहीं था कि इसके हालत ऐसे हैं। हम सिर्फ इतना जानते थे कि संकिसा में भगवान बुद्ध स्वर्ग से आए हैं, उनके चरण यहाँ पर पड़े थे और इतना मान्यता है। हर साल मैं स्वयं लद्दाख से आती हूँ, हमारे उस दूर प्रदेश में भी वो दिन बहुत ही श्रद्धा के साथ मनाते हैं और हर कोई इच्छा अपने ज़िंदगी में एक दफ़ा ज़रूर हम उस पवन भूमि पर जाके नमन करने की इच्छा रखते हैं। और मैं बहुत ही हर्ष के साथ, उल्लास के साथ कि मैं संकिसा जा रही हूँ, घर में फ़ोन करके बताया, प्रोग्राम जब बने सबने शुभकामनाएं दी कि बोला कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि उस स्थान पर जा रही हो। तो पहले सुरेश जी ने बोला चलो हम पहले ऐसे घूम के आते हैं। मुझे ये नहीं मालूम था कि डायरेक्ट संकिसा स्तूप पे जा रहे हैं। कहते आप यहाँ से ऊपर चढ़ लेंगे। मैंने सोचा कोई टीला है, हाँ मैं चढ़ लूँगी, हम पहाड़ों में रहने वाले हैं, इससे भी ऊंची ऊंची टीले हम चढ़ लेंगे। तो वहाँ ऊपर जाके देखा, मैंने बोला सुरेश जी ये कहाँ आए हैं हम? कहते यही तो है संकिसा स्तूप। मैंने बोला आपने मुझे स्तूपा के ऊपर लाया? कहते हैं हाँ। मेरे तो पूरे शरीर में करंट आ गया कि हम स्तूपा के ऊपर चढ़े हुए थे, कि ये क्या पाप हो गया मेरे से। मुझे ऐसा लगा कि ओह मैंने कितना गलत कर दिया, मैं जाने अनजाने में ऊपर ही आ गई। फिर कहते हैं ये ईंटें देखो, ये स्तूप के सबसे ऊपरी हिस्से का ये बड़े बड़े ईंटें हैं। बस मुझे इतना अजीब लगा, मेरे पास शब्द नहीं है उस पीड़ा को, उस फीलिंग को आपके सामने रखने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और वहाँ के हालत को देखकर मक्खियाँ यहाँ वहाँ से काट रहे थे, देख रहे थे। कौन सोच सकता है कि इतना मान्यता वाले स्तूपा, उसके हालत आज कैसे है। लेकिन मैं आप सबको ये आश्वासन दिलाती हूँ, इसकी दशा जरूर सुधरेगी।
और मैं यहाँ से आज शाम को ही मैं जा रही हूँ। जाते ही पुरातत्व विभाग हो या जो भी इससे रिलेटेड मंत्रीगण हो, जहाँ भी मुझे लिखना पड़े, जिनसे भी मुझे मिलना पड़े, मैं ज़रूर मिलूँगी, ज़रूर उनसे मिलूँगी। और मुझे उम्मीद है अपने सरकार पर भी। हम सब भाग्यशाली हैं, हम उस देश में रहते हैं जिस देश के संविधान को स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने रचा। मैं आप सबको कहती हूँ, हम सबको चिंता करने की कतई जरूरत नहीं है। हमें बाबा साहब ने ऐसा मार्ग दिखा के गए हैं कि जहां भी हमारे साथ अन्याय हो, किसी भी वर्ग के साथ, भारत के संविधान एक ऐसा संविधान है, भारत माता ने स्वयं आने वाले समय में, मेरे कुछ पुत्र पुत्रियां ऐसे भी हो सकते हैं जो कमजोर होंगे, जो सक्षम नहीं होंगे, जो अपने पांव पर खड़े नहीं हो सकते, उनके रक्षा के लिए भी कोई ना कोई व्यवस्था करके गए हैं। लेकिन जरूरत इस बात की है, हमें अपने हक के लिए बोलना आना चाहिए। जब तक बोलेंगे नहीं, बच्चा भी जब तक रोते नहीं है, माँ उसको दूध नहीं पिलाते हैं। इसलिए नहीं कि माँ उसको भूखा रखना चाहती है, इसलिए कि शायद मेरे बच्चे को कोई तकलीफ नहीं है, मैं तब तक वो काम कर लेती हूँ। अभी भी वो बैठा है, तब तक मैं पानी भर के ले आती हूँ। अभी भी ये बैठी है, तब तक मैं गाय को चारा डाल के आ जाती हूँ। बच्चा रोती है तो चाहे दूध उबल के गिर रहे हो, बाहर में जाए, सबसे पहले अपने लाडले को दूध पिलाते। तो आवाज उठाने की जरूरत है। मुझे अल्पसंख्यक आयोग के बोर्ड सदस्य बने हुए 1.5 साल हो गए। आज तक आप लोगों के तरफ से संकिसा के दुर्दशा के बारे में एक भी पत्र नहीं आया। और इसके अलावा भी जो भी, मैं आप सबको यही बोलना चाहती हूँ, किसी इंडिविजुअल के साथ भी कोई भी भेदभाव या कुछ भी मुसीबत होते हो या कम्युनिटी लेवल पर भी कुछ होते हो, आप लोगों ने कई चीजें गिन के बताया। सभा करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए इजाजत नहीं मिलते हैं। आप लिखिए, आप तुरंत लिखिए। ऐसे ही बिना किसी बिंदु के अगर अभी बोल दिया ऐसा कहीं होता है तो फिर उस पर एक्शन नहीं होते हैं। फलाने दिन, इस दिन हमने इस मंत्रालय में, इस ऑफिस में फलाने को ये लेटर दिया, इस कार्यक्रम के लिए हमें यहाँ से इजाज़त नहीं दिया। आप लिखिए, आप फ़ोन कीजिए। आपकी ये बहन दिन रात आपके फ़ोन जब भी आएगा मैं उसको, मैं ये नहीं कहूँगी कि आपने जितना बिंदु दिए 100% हो जाएगा, झूठ हो जाएगी। कोशिश में 100 में से 100% करूँगी। कुछ कम बनते हैं, कुछ कम में विलम्ब होते हैं, लेकिन विलम्ब होने का ये कारण कतई नहीं है कि हम चलो यार नहीं बनता है छोड़ दो, नहीं, कोशिश करना है। भगवान बुद्ध ने भी इस दुनिया में आके, इस संसार में जन्म मरण का उन्होंने जो चक्र का एक नमूना हमारे सामने दिखाया है। वास्तव में वो पहले से ही बुद्ध बने हुए थे, तथागत थे। तपस्या करके, मेहनत करने का, 6 साल घनघोर तपस्या करने का हम सबके सामने एक उदाहरण उन्होंने प्रस्तुत किया है। उन्होंने हार नहीं माने जब तक बुद्धत्व प्राप्त नहीं हुए।
तो हम तो एक चिट्ठी देकर तो दूसरी बार जाने की जहमत नहीं करते हैं। फॉलो अप करना बहुत जरूरी होता है। कोई भी काम हो सरकारी विभाग में, आप लोगों को पता है, यहाँ सरकारी ऑफिसर बैठे हैं, एक बार चिट्ठी देने के बाद नहीं बनते हैं, उसको बार बार फॉलो कीजिए। आपने जो भी कम्युनिटी लीडर्स होते हैं उसमें से एक दो होशियार लोगों को नियुक्त कर लीजिए। तुम जब तक नहीं बनता है इसको 10-20 दिन में, महीने में एक बार चक्कर लगा के पूछ लिया करो, क्योंकि विभाग में हजारों चिट्ठी आते जाते हैं। जो फॉलो करते हैं वो ढूंढते, अच्छा आपका मेरा फलाना उस दिन दिया था, वो ढूंढते अच्छा आपका ये है, चलो। जो नहीं आता है वो नीचे ही दबे 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 रहते हैं, जानबूझकर नहीं रखते हैं, होता है ऐसा। इसलिए हमें होशियार रहना पड़ेगा। मैं दोबारा कहती हूँ, कुछ भी आप लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, कुछ भी होते हैं, जरूर लिखित में आप पत्र दीजिएगा। इसीलिए भारत के संविधान को बदलकर बीच में अल्पसंख्यक आयोग बनाया है। संशोधन बीच बीच में होते हैं जरूरत के हिसाब से, और क्या लोगों की मांग है, इसीलिए संशोधन होते हैं। केंद्र में बनाया है, फिर राज्यों में भी बनाया है। इसका मतलब यही है कि आप लोग अपने राज्य के स्तर पर भी जाकर अपना जो भी आपके तकलीफ है वहां जाके आप रख सकते हैं। आप शुरू कीजिए अपने जिले से, जहां भी आप रहते हैं उसका कॉपी जरूर रखिएगा। जिले सुनवाई नहीं होते हैं, कॉपी जरूर रखिएगा। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे नहीं होता है, हमें ज़रूर लिखिए। उन सब का कॉपी आप, उसका फोटो कॉपी आप लगा के भेजिए। हम ज़रूर रिपोर्ट लेंगे कि क्यों सुनवाई नहीं हुई, फलाने के साथ ये अन्याय क्यों हुए हैं। जो भी डिस्ट्रिक्ट हो, जो भी स्टेट हो, हम उनसे रिपोर्ट कॉल कर सकते हैं। तो इन सब के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। आज हर एक के हाथ में मोबाइल फ़ोन है, स्मार्टफोन आप लोगों के पास है। हर चीज़, जिस चीज़ के बारे में भी आपको जानकारी चाहिए, सिर्फ दबाने की ज़रूरत है। सही चीज़ों को ढूंढने की आदत डालिए, सही चीज़ों को खोजने की, उसमें नहीं तो टाइम पास करने के लिए तो हम दुनिया भर की चीज़ें देखते हैं। बच्चों को भी सही चीज़ें, मोबाइल अगर लेता है तो अच्छी चीज़ें देखने की भी आदत डालनी चाहिए। तो बाकी जो है समस्याएं बहुत ज़्यादा है। कभी सोचा इसका कारण क्या है? राजेश जी ने भी थोड़ा बहुत इशारा आप लोगों के तरफ किया। मैं यही बोलना चाहूँगी, हमारे उत्तर प्रदेश हो या हमारे पूरे भारत में बहुत ज़्यादा जो है हम बटे हुए हैं, बहुत ज़्यादा बटे हुए हैं। मैं शकिया हूँ, मैं मौर्या हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं वो हूँ, सारे अपने अपने में भट जाते हैं। मैं ये कहती हूँ, हम बुद्ध के अनुयायी हैं। मैं बुद्धिस्ट हूँ बोलिए। हम लद्दाख में रहते हैं और लद्दाख एक ऐसा पहाड़ी क्षेत्र है जो साल के 6 महीने पूरे भारत से कट जाते हैं, पूरे भारत से कट जाते हैं, बर्फ पड़ते हैं। एक साइड से कश्मीर से रास्ता है, वो भी पूरा बर्फ से ढक जाते हैं। एक साइड से ये मनाली से रास्ता है, वो भी पूरा बर्फ से ढक जाते हैं। अभी कुछ 1 महीना हो गया हमारा रास्ता खुले, फिर अक्टूबर नवंबर में फिर बंद होना शुरू हो जाएगा।
लेकिन फिर भी ऐसे बॉर्डर एरिया में रहते हुए भी, इतने दुर्गम जगह पे रहते हुए भी 6 महीने तक हमें कोई हरी सब्जी देखने को नहीं मिलता है, फल फ्रूट देखने को नहीं मिलता है। संघर्षपूर्ण जीवन है, लेकिन हमने कभी अपने देश के देशभक्ति को नहीं छोड़ा। हम अपने बॉर्डर पर डटे हुए हैं, गर्व से कहते हैं कि हम भारत के हैं। सीना तान के कहते हैं कि हम देशवासी हैं, हम भारतवासी हैं। हमारे हर घर से 2-2, 3-3 सिपाही हैं जो युद्ध के लिए, मरने के लिए तैयार रहते हैं। और जो भी भारत का युद्ध छेड़ा, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, चाहे चीन के साथ हो, चाहे आज़ादी से पहले कबीले के साथ जो लड़ाइयाँ हुए, हमारे औरतों से लेकर हमारे जवान जो फौजी नहीं है, बिना वर्दी और बिना तनख्वाह के फौजी बन के सीमाओं पर हम वॉलंटियरली जाके हम लड़ते हैं। अभी हाल ही में जो मुझे खुद याद है, 99 में जब कारगिल युद्ध हुआ था, हमारे औरतें घरों में बैठकर पकवान बनाते थे सुरेश जी, और हमारे युद्ध जो है गाड़ियां भर भर के वहाँ हाई ऑल्टीट्यूड फूड, जो यहाँ से नीचे से आर्मी लोग जाते हैं, वहाँ इतने हाइट पे ऑक्सीजन की कमी होते हैं, मर जाते हैं। दुश्मन की गोली से नहीं, आबो हवा से मर जाते हैं, वो सूट नहीं होते हैं। उनके लिए खाना पका के हम बेचते थे। कोई देखने वाला नहीं है, किसी का ऑर्डर भी नहीं है, स्वयं अपने इच्छा से। और आपको पता है लद्दाख जो है जम्मू कश्मीर के अंडर 2019 तक रहे। 2019 में मोदी जी के सरकार ने हमें आज़ादी दिलाई। हम तब अपने आप को आज़ाद के तब समझते हैं आज़ादी। उससे पहले हम बहुत मुश्किल में थे। वहाँ पे पूरे स्टेट में से 2% फंड्स आता था। वहाँ पर 100 में से 2% डेवलपमेंट के लिए फंड्स आता था। लेकिन फिर भी जम्मू और कश्मीर दोनों से ज़्यादा लद्दाख डेवलप है। और वो लोग परेशान हो जाते थे, हम इतना पैसा कम देते हैं, डेवलप क्यों है? क्योंकि वहाँ के बुद्धिस्ट भाई लोग करप्शन नाम की चीज़ को नहीं जानते हैं। वही 2% जो है सचमुच में डेवलपमेंट के लिए लगाया है, एकता के साथ काम किया है, मिलजुल के रहे, जीना मरना सुख दुख सब में हम एक होके रहे। वहाँ पर पूरे लद्दाख के लिए एक लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन करके एक रजिस्टर्ड सोसाइटी बनाया है। आज भी वो सोसाइटी का हमारे मुखिया जो कहेंगे हमारे पूरे लद्दाख उसी साइड झुक जाते हैं। मेरा ये सब बताने का मकसद लद्दाख को प्रमोट करने का नहीं है। ये बताने का मकसद ये है कि ऐसे मुश्किल हालात में भी अगर हम एकता में रहेंगे, कोई भी मुश्किल ऐसा नहीं है जिसका हम सामना नहीं कर सकते। इसके इतने सारे, मैं अभी पूछ रही थी सुरेश जी से, इतने सारे लिस्ट है। मैंने बोला बौद्ध कितने वर्गों में बंटे हैं? शाक्य, मौर्य, पुष्य, माली, कोयली, जटा, मुझे बोलना भी नहीं आएगा उधर नीचे तक। तो बेशक चलो कास्ट है, लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं कि आप बुद्ध के अनुयायी हैं, भगवान बुद्ध को मानने वाले हैं। आप लोग तो इतने खुशकिस्मत हैं, उस धरती पे आप जन्मे हैं, वहाँ रहते हैं जहाँ पे हम जिंदगी में एक बार दर्शन करने की कामना रखते हैं। आप वहीं जन्मे हैं, वहीं पाले हैं, वहीं बड़े हैं। एक हो जाइए। सुना होगा आप लोगों ने छोटे होते कहानी, 7 लकड़ियां दिए थे पिता ने, एक एक करके दिया तो बच्चों ने तोड़ दिया, गठबंध के दिया तो एक भी नहीं तोड़ सके। ये एग्जाम्पल्स हम बच्चों को क्यों सिखाते हैं? वो सिर्फ कहानी के लिए नहीं है। आप लोगों ने भी अपने बच्चों को सुनाया होगा, लेकिन उसमें अमल कीजिए ना।
राजा के भी खून लाल होंगे और भिखारी के भी खून लाल होंगे। राजा के हाथ काटने से क्या दूध निकलता है? नहीं निकलते हैं। यही चीजें समानता भगवान बुद्ध ने हमें ये उनके वचन है, प्रवचनों में ये चीजें निचोड़ मिलते हैं, तो उस पर अमल करना है। अभी हम दुखी है हमारे कई वर्ग भाई लोग कि हमें ऐसे ऐसे प्रताड़ना मिली बीते समय में, के हमारे साथ ये व्यवहार हुआ, ऐसे बोल बहुत दिल में है, लेकिन वो पीछे छोड़ के आगे बढ़ चुके हैं। पीछे मुड़ के क्यों देख? भगवान बुद्ध ने कहीं भी किसी भी मानव को छोड़िए, हम धर्म के बात कर ही नहीं सकते हैं। वो हिंदू, वो मुस्लिम, वो फलान, हम कर ही नहीं सकते अगर बुद्ध के फॉलोअर है तो। भगवान बुद्ध तो कीड़े मकोड़े चींटी को भी हम उनको भी मानते हैं। किसी न किसी जन्म में इन्होंने हमारे माता पिता का रोल निभाया होगा। हम किसी को भी दुर्वचन नहीं बोल सकते, बुरे शब्द, बुरे वाणी में हम बात नहीं कर सकते हैं, बुरे नजर से हम नहीं देख सकते, बुरे सोच विचार हमारे मन में किसी के प्रति हम नहीं ला सकते हैं। तो यही चीजें हैं जिसको देखने के लिए दुनिया के लोग बुद्धों के आगे नतमस्तक क्यों होते हैं, इन्हीं अच्छाइयों के कारण। अगर हम इसको दूसरी तरह मोड़ लेंगे, नफरत की भावना से हम अगर चलने लगेंगे, फिर वो करुणा का संदेश कहाँ गया, फिर वो मैत्री का संदेश कहाँ गया, बुद्ध के संदेश कहाँ है? फिर बाबा साहब ने भी बुद्धिज्म को इसीलिए उन्होंने शायद फॉलो किया होगा कि यहाँ पे समानता है। ये नफरत फैलाने के लिए कतई बाबा साहब ने ये नहीं चूज किया होगा। आज बाबा साहब कहीं से देख रहे होंगे, अफसोस हो रहे होंगे, अरे मैंने इसलिए मैंने अपने फॉलोवर्स को यहाँ पे नहीं झुकाया था।